तो क्या इसको डिसएडवांटेज था इस वजह से, क्योंकि सिलोम नहीं है तो डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल्स, किसका, गैस और न्यूट्रिएंट्स, इसके जो डिफ्यूजन होंगे वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि सॉलिड है पूरा, सेल आफ्टर सेल, सेल आफ्टर सेल उसका लेयर है, तो डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होगा। अगर लेयर मोटा हो जाएगा, ये अगर इतना मोटा लेयर है, स्फेरिकल बॉडी है इनका, बॉडी वाल मोटा हो गया, तो यहाँ से डिफ्यूजन तो होगा, सेल भी, लेकिन उसकी पहुंच कम होती जाएगी, ग्रेजुअली ग्रेडियंट बन जाएगा। यहाँ के सेल्स में ज्यादा ऑक्सीजन होंगे और अंदर के सेल्स में कम ऑक्सीजन होगा, क्योंकि बाहर के सरफेस से डिफ्यूजन हुआ, ये यूटिलाइज कर दिया, जो इससे बचा वो उधर गया, वो यूटिलाइज कर लिया, जो फिर इससे बचा वो इसी तरह घटते घटते चला जाएगा, हो सकता है नीचे तक में पहुंचे भी ना। अगर इस अपने बॉडी को इस तरह से बना के रखे, तो अब इसके लिए सिलोम चाहिए था, सिलोम है नहीं, तो क्या होगा, इसने क्या किया कि बॉडी को डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन कर लिया, इसका डोर्सल साइड एंड दिस इज वेंट्रल साइड। अब आप बताइए, इज दिस डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी? हो गया कि नहीं? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हो गया। यस सर। और बीच में इसका गट है। अब बताओ, इस फ्लैटन होने की वजह से ये लेयर का पतला हो गया। अब गैसियस एक्सचेंज जो होगा, यहाँ से कुछ दूरी तक गया, यहाँ तक में भी कंसंट्रेशन बना रहेगा रिक्वायर्ड, इधर से हुआ, इधर से भी गैसियस एक्सचेंज बना रहेगा, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से हो रहा है। तो लेयर जो है इसका, बॉडी जो है पतला हो गया। तो अब कैविटी नहीं भी है तो क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू द इनर सेल्स। लेकिन ये अगर ऐसा रहता, मोटा रहता ये, तब सेल्स जो है दूर जो है स्किन से, वहां पर गैसियस एक्सचेंज के प्रोडक्ट जो है, यूजफुल प्रोडक्ट, वो नहीं पहुंच पाते या कम पहुंच पाते। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। मेरे को बहुत मैसेज आता है, आप लोग को टंग टंग सुनाई दे रहा है क्या आवाज? यस यस सर। ये सब जा रहा है। यस सर। पॉलिजन अफेयर नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो मैं म्यूट भी कर दूंगा ना तो भी आएगा। उसके लिए मुझे है, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप पर भी व्हाट्सएप ऑन रहता है, टेलीग्राम ऑन रहता है, एंड ऑन मोबाइल ऑल्सो, बहुत सारे इधर उधर रहता है इंटरकनेक्शन। तो अगर मोबाइल को भी म्यूट कर दूं तो भी लैपटॉप से आएगा, और लैपटॉप को म्यूट करूंगा तो आप लोगों की आवाज नहीं आएगी, आप लोगों की आवाज भी म्यूट हो जाएगी अभी, इसलिए समझे। और अगर नेटवर्क को बंद करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो टिंग टांग जो आएगा ना उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं। या कोई अच्छा तरीका हो, सबका नोटिफिकेशन जाके डिसेबल करना पड़ेगा, तो उसमें मुझे नुकसान हो जाएगा, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी नहीं आ पाएगा। चलो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करोगे, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया आप लोग, ये क्या थे, एसिलोमेट से करेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लिए, किस कौन कौन से एनिमल्स एसिलोमेट्स हैं। निडेरियंस, जेलीफिशेस, निडेरिया है। जेलीफिश सबसे काफी सक्सेसफुल एनिमल है। जेलीफिश पांचों मास एक्सटिंक्शन इवेंट को झेल लिया, ये गायब नहीं हुआ, एक्सटिंक्ट कभी नहीं हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है ये। और सम जेलीफिश
Some species of jellyfish can live longer than 500 years. 500 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। सबसे पॉइजनस सब्सटेंस जो है इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड किंगडम, बायोलॉजिकली प्रोड्यूस हो, साइनाइड तो केमिकली प्रोड्यूस हो रहा है, बायोलॉजिकली जो प्रोड्यूस होता है पॉइजन, वो जेलीफिश का है। ओके, एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बताएं आप लोगों को हम कभी नहीं, आप लोगों का तो क्लास ही नहीं हो, दूसरे क्लास में नहीं सर। जेलीफिश पर काफी रिसर्च हो रहा है, तो इसमें एक रिसर्च हुआ था जिसमें जेलीफिश को इतना जबरदस्त थेथर, सुना थेथर वर्ड, इतना थेथर है ये, मरता भी नहीं है जल्दी, बहुत ही ज्यादा रीजनरेशन पावर है इसके, बॉडी का एक हिस्सा कट कर दो उससे फिर एनिमल डेवलप हो जाएगा। तो एक जेलीफिश के कॉलोनी को स्पेस में भेजा गया, स्पेस रॉकेट में डाल के, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ जेलीफिश इन द स्पेस, कि अंडर जीरो ग्रेविटी हाउ डू दे बिहेव, वेदर दे रिप्रोड्यूस, तो कितना थेथर है जमीन पर, तो मतलब पानी में एक्वेटिक है, मरीन लाइफ है, मरीन में होता, यहाँ पर तो रिप्रोड्यूस करते हैं वो, देखते हैं कि मेल एंड फीमेल jellyfish adults whether they reproduce in the space or not in under zero gravity. Surprisingly, what they found is they reproduced in space, and the progenies जिनका जन्म स्पेस में हुआ, तो अभी उनके कॉलोनी में क्या है, बाप लोग भी हैं बेटा लोग भी है। वो बाप लोग का जन्म कहाँ हुआ, धरती पर, उनको ले गया स्पेस में, वहां वो रिप्रोड्यूस किए, जमीन पर भी कर रहे थे, वहां भी गए, वहां भी रिप्रोड्यूस किए, तो रिप्रोड्यूस किए, उन्होंने अपने बच्चे दिए जेलीफिश के, और वो बच्चे भी स्पेस में अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन, ऑक्सीजन वाटर ये सब उसको दिया गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंट्रोल रखा, प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर दिया गया, सब जैसे सूट पहन के जाते हैं ये लोग वैसे, उस तरह से पूरा उसको पैक करके इन ए क्लोज सिस्टम दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड। बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, जब जमीन पर आए, दे स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंटली, वो वापिस फिर जमीन पर जब धरती पर आए, and they reproduced again on earth, same parents, but बच्चे जो जन्म लिए थे स्पेस में, they forgot to live on earth and they died. ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, जो बर्थ स्पेस में हुआ था जिनका जन्म, वो धरती पर आए तो मर गए, जिनका धरती पर जन्म हुआ था वो स्पेस में जाकर रिप्रोड्यूस किए, फिर धरती पर आए, दे आर स्टिल अलाइव। उसका मतलब निकालते रहेगा वो लोग। कहने का मतलब हुआ कि ये जेलीफिश भी जो है एसिलोमेट है, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। देखिए इसने स्ट्रेटजी, एसिलोमेट है, इससे ये सब डिसएडवांटेज होने के बावजूद इसने अपने बॉडी को ऐसा ढाल लिया है, इसका फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर इवेंट्स जो हो रहे हैं, इसका बायोकेमिस्ट्री, सेलुलर सब जो है इस बहुत इसको फेवर। जेलीफिश धरती पर भी 5 मास एक्सटिंक्शन, आपको पता है, आप बताएं कभी क्लास में, और उस क्लास में बताए थे ऑफलाइन में, 5 mass extinction events have occurred on earth, history of earth from its origin. कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से धरती पर सारे उस समय के लगभग सारे जीवन जो पाए जाते थे, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल्स, जो भी है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, वो लॉस हो गया, चला गया। आज के डेट में जो आप बायोडायवर्सिटी अर्थ पर देखते हो, यह बायोडायवर्सिटी जो है पिछले 65 मिलियन ईयर्स में ज्यादातर बायोडायवर्सिटी, ज्यादातर मोस्टली
ये पिछले 65 मिलियन ईयर्स, अभी से लेके 65 मिलियन ईयर साल पहले से लेके अभी तक, इसमें जितना इवोल्यूशन हुआ इस टाइम में, इट इज बिकॉज ऑफ दैट इट बायोडाइवर्सिटी। इसमें ये डाइवर्सिफिकेशन हुए हैं बहुत सारे। लेकिन अर्थ तो है कब से? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले से, यानी 4600 मिलियन ईयर्स से है अर्थ। और ये 65 मिलियन साल से ही ये बायोडाइवर्सिटी डेवलप, ज्यादातर अभी जो अर्थ पर देखते हैं। लेकिन कुछ बायोडाइवर्सिटी जो है बचे हुए रह गए अर्थ पर, जो आज देखते हैं। उनमें से जेलीफिश एक है। जेलीफिश जो है यह 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट होने से पहले अर्थ पर अपीयर हुआ। अर्थ का एज है 4600 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म हुआ। पूरा सोलर सिस्टम ही फॉर्म हुआ। इन द स्पैन ऑफ 3 मिलियन ईयर्स पूरा सोलर सिस्टम बना। ठीक है, पहले सन बना, सन से इंटरप्लैनेटरी डिस्क बने, इंटरप्लैनेटरी डिस्क से जो नजदीक वाले थे उसमें रॉकी प्लैनेट्स बने, जो बाहर थे वो गैसियस प्लैनेट्स बने, यानी मार्स के बाद जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस वो, और सबसे लास्ट में जो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है, दैट अगेन इज रॉकी प्लैनेट। तो रॉकी प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सब रॉकी प्लैनेट्स। इनकी आप किसी स्पेसक्राफ्ट से जाकर इनकी धरती पर, इनकी सतह पर उतर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की सतह, सैटर्न की सतह, शनि की सतह पर नहीं उतर सकता है कोई। कोई सतह ही नहीं है वहां, वो गैस का बादल है, कंडेंस्ड बादल है। ठीक, तो क्या कह रहे थे हम? जेलीफिश पहले से थे। तो अर्थ पर लाइफ कब एराइज हुआ? 3.6 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पुराना फॉसिल जो है, आ रहे हैं 1 सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? तो 3.6 मिलियन ईयर्स पहले आया अर्थ पर लाइफ। क्योंकि सबसे पुराना फॉसिल जो है वो जो हमें मिला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, एज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एंड द एज इज 3.5 मिलियन 3.5 बिलियन ईयर्स का एज है उसका, सबसे पुराना फॉसिल। तो ये अनुमान लगाया गया 3.6 बिलियन ईयर्स के अराउंड लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा। उसके पहले का फॉसिल तो है नहीं, तो इतना तो पक्का है कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ था अर्थ पर। ठीक है, तो लाइफ जब फॉर्म हुआ फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आया, जेलीफिश अपीयर्ड, निडेरिया या जेलीफिश बने। उसके बाद फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, पहला महाप्रलय, दूसरा महाप्रलय, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों महाप्रलय में जितने भी उस समय के महाप्रलय जिसमें हो रहा था, उस समय एग्जिस्टिंग लाइफ के फॉर्म्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। जेलीफिश बचा रह गया, मोस्ट ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड, बट जेलीफिश बचा रह गया। पहला महाप्रलय भी झेल लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी झेल लिया, और अभी भी धरती पर है ये। इसको लिविंग फॉसिल कहा जा सकता है। ओके, जो सबसे रिसेंट वाला हुआ था कैटास्ट्रोफी 65 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें डायनासोर पूरा विलुप्त हो गया। ठीक है, तो आप कहोगे इसकी, और लगभग 80% जो है अर्थ पर लाइफ जो है चला गया। सारे स्पीसीज, सारे प्लांट, सारे एनिमल्स जितने भी हैं 80% खत्म हो गए 65 मिलियन ईयर्स पहले। इतना महाप्रलय आया था, दशकों तक सूर्य नहीं निकला, बादल का गुबार जो है आसमान में छाया रहा।
दशकों तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची धरती पर, जिसकी वजह से क्या हो गया, पृथ्वी भी बर्फ का गोला बन गई। प्लांट, वेजिटेशन, एनिमल सब मरने लग गए धीरे 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 करके। तो यह भी जरूरी था बेसिकली। अगर मास एक्सटिंक्शन नहीं होता तो हम लोग आज नहीं होते। आप कहोगे इतना लॉस हो गया, तो लॉस तो हुआ। हर मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद लाइफ जो है, इवोल्यूशन, इट हैज चेंज्ड इट्स कोर्स। इवोल्यूशन तो रेडियली हो रहा है, चारों दिशाओं में जा रही है, सबकी तरफ हो रहा है, हर डायरेक्शंस में हो रहा है चेंजेस। लेकिन कुछ डायरेक्शन में जो चेंजेज हुए उसको मिटा दिए गए, जिससे क्या हुआ, एक दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चेंजेज हुए, जो लीनिएज डेवलप हुआ, वो आगे इवॉल्व होते चला गया। तो अगर डायनासोर नहीं मरते तो हम लोग भी आज नहीं होते। डायनासोर को, थैंक्स टू डायनासोर्स, हम लोग आज उनकी वजह से हैं। जो देखिए, दो नजरिया है। एक तो डायनासोर की वजह से, डायनासोर के गायब होने की वजह से हम लोग हैं। दूसरा, डायनासोर होने की वजह से भी हम लोग हैं। पहले तो डायनासोर के होने, हम थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। आर यू इंटरेस्टेड? यस सर। डायनासोर की, आप देखो डायनासोर की वजह से क्या क्या लाभ हुआ हम लोगों के इवोल्यूशन में, यानी पर्टिकुलर मैमल्स के इवोल्यूशन में। तो उसके बाद हानि। लाभ क्या हुआ, पहले हानि। एक्चुअली सारे के सारे लाभ हैं, हानि तो फिर कुछ है ही नहीं। फिर ये समझने के लिए आप देखो, जब डायनासोर थे, डायनासोर कब था? डायनासोर क्या है? रेप्टाइल है। रेप्टाइल कब आया? साइलुरियन पीरियड में। साइलुरियन पीरियड था, उसमें फर्स्ट रेप्टाइल आए, बट दे बिकेम डोमिनेट इन डायनासोर। एज ऑफ रेप्टाइल्स क्या है? मिसोजोइक एरा। मिसोजोइक एरा में पहले ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, जुरासिक जो है पीरियड है, वो कहा जाता है डायनासोर का एज। लेकिन डायनासोर अपीयर्ड बिफोर मिसोजोइक एरा। फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर्ड ड्यूरिंग साइलुरियन पीरियड, पैरा रेप्टाइल्स वगैरह होते थे। उसके बाद फिर साइलुरियन, ओर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, देन पर्मियन। इसे आप पढ़े हो गए, आप देख लेना फिर से जियोलॉजिकल टाइम इसको। अपीयर तो उस समय हुए थे, लेकिन प्रीडोमिनेंट फॉर्म बन गए तब तक। कब तक? मिसोजोइक एरा जब स्टार्ट हुआ 225 मिलियन ईयर्स पहले, 225 लगभग, एक बार चेक कर लेना, शायद 225 हो। 225 मिलियन ईयर से लेके 65 मिलियन ईयर तक। 65 मिलियन ईयर बाउंड्री इसलिए है क्योंकि वहां पर कैटास्ट्रोफी हुआ, उसको बोलते हैं कार्बोनिफेरस बाउंड्री जो है वहां पर, इसलिए वो मार्क कर दिया गया वहां उस समय तक का टाइम। ठीक है, फोर्थ मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था ये मिसोजोइक एरा के पहले। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन के बाद, फोर्थ कैटास्ट्रोफी के बाद और फिफ्थ कैटास्ट्रोफी के बीच में, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में मिसोजोइक एरा है, यानी 225 मिलियन ईयर से लेके 65 मिलियन ईयर्स तक। रेप्टाइल, डायनासोर थे। एक्चुअली मैमल्स कहाँ से आए? इसके पहले भी थोड़ा सा एक चीज जानना जरूरी होगा। बेसिकली वी आर फिश, हम लोग फिश हैं, टेरेस्ट्रियल फिश हैं, क्या बोनी फिश है। ठीक है, चूंकि ऑस्ट्रिच, हमारे एंसेस्टर को अगर ट्रेस करोगे तो हमारे एंसेस्टर्स, फिर उनके एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर, दे आर, जो लाइफ आया फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ, वो कहाँ से? आपका लोब फिन फिशेस से। तो इस तरह से, ठीक समझे लाइन को? तो रेप्टाइल्स थे पहले भी, अब रेप्टाइल्स धीरे धीरे डोमिनेट करके उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज लैंड पर आए, और लैंड पर सब जमीन पर रहने वाले जो फॉर्म्स थे वो सारे लगभग सारे रेप्टाइल्स ही थे। पानी में फिश था, जमीन पर रेप्टाइल्स था। इसी रेप्टाइल से, और रेप्टाइल कहाँ से डेवलप हुआ? फिश से आया। ठीक है, अब इस रेप्टाइल से आगे, इसी रेप्टाइल का डिफरेंट ब्रांचेज, बर्ड्स बनेंगे, बनने वाले हैं आगे चल के, मैमल्स बनने वाले हैं। तो मैमल्स कहाँ से निकला? साइनेप्सिडा से।
रेप्टाइल का आपको पढ़ाए थे डिवीजन, सब क्लासेस। एनेप्सिडा याद होगा तो एनेप्सिडा एस से भूल रहा हूं मैं भी, एनेप्सिडा लास्ट में सैनेप्सिडा है। लेपिडोसोरिया, आर्कोसोरिया, सैनेप्सिडा एंड एक एस से भूल रहा हूँ, ASI लास्ट, एनेप्सिडा एस से भूल रहा हूँ, इच्थियोप्टेरिगिया भी है। तो इस तरह से डिफरेंट क्लासेज हैं। तो हम लोग जो जिसके डिसेंडेंट हैं वो है सैनेप्सिडा से। सैनेप्सिडा जो है एक्सटिंक्ट हो गया, हमारे एंसेस्टर बिकेम एक्सटिंक्ट वो उसी समय। तो जब तक डायनासोर पूरा प्रीडोमिनेंट हो गया था, सैनेप्सिड्स को मौका नहीं मिल रहा था एडेप्ट होने का, सक्सेसफुल लिनिएज नहीं था सैनेप्सिड। डायनासोर क्या करते थे, इनके अंडे खा जाते थे। बहुत अच्छा, ये अंडे खाते रहते थे सबके। थैंक्स टू डायनासोर दैट प्रेशर पड़ा इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल सैनेप्सिड्स पर कि दे लेटर डेवलप प्लासेंटा, कि नहीं भैया हम अंडा नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को अपने बॉडी के अंदर ही डेवलप करेंगे और उसको एडल्ट लाइक फॉर्म में, थोड़ा चलने फिरने लायक, भागने दौड़ने फिरने के लायक में उसको हम जन्म देंगे, ताकि डायनासोर से वो बच सके और क्रीवाइसेज में, क्रीप्स में, बरोज में, होल्स में घुस जाए ताकि डायनासोर से बच सके। आ रही बात समझ में? हेलो, यस सर, आ रही आवाज। यस सर, आ रही आवाज। तो अगर देखिए आप कहोगे कि जमीन पर लाइफ फॉर्म जब आया तो उसमें एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था अंडा का, दूसरा लिम्ब का। दोनों समझ लो इंपॉर्टेंट। यानी मरीन लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ, अंडा तो आ गया था पहले, एक थे, एक से डेवलपमेंट हो रहा था, मरीन में भी एग्स थे एनिमल्स के पास, इचिनोडर्मेटा सबके पास एक, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब एक से डेवलप हो रहे हैं। तो एक तो था, एक टेरेस्ट्रियल लाइफ में एग थे। अब एग, लेकिन मरीन लाइफ फॉर्म्स जो है उसमें एग और टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म उनके एग दोनों में काफी फर्क होगा, ठीक है, क्योंकि मरीन लाइफ में प्लेंटी ऑफ वाटर इज देयर और फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा वाटर मीडियम चाहिए, ठीक है। स्पर्म और एग को फ्यूज करने के लिए हवा में तो नहीं फ्यूज करेगा, वाटर मीडियम होगा जिसमें स्पर्म इज मोटाइल, इट विल स्विम एंड विल रीच टू एग। तो वाटर, तो मरीन लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, वहां वाटर है, बट अब टेरेस्ट्रियल लाइफ में स्विम कहाँ करेगा फिर स्पर्म? ओके, दैट्स व्हाई इन फर्टिलाइजेशन बिकम इंटरनल इन टेरेस्ट्रियल, और मरीन लाइफ में फर्टिलाइजेशन वाज एक्सटर्नल। मतलब मेल अपना मेल गैमिट छोड़ देगा, फीमेल अपना फीमेल गैमिट छोड़ देगा, और बॉडी के बाहर मेल एंड फीमेल गैमिट, वाटर मीडियम है ही बॉडी के बाहर, मरीन लाइफ है। तो दे विल फ्यूज, फर्टिलाइज, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नो प्रॉब्लम, वहां हो गया जायगोट का फॉर्मेशन। इसीलिए बहुत सारे स्पर्म, बहुत सारे एग, यहाँ पे बहुत सारे एग भी दिया जाता है। तो स्पर्म को बहुत सारा बनना ये शुरू में ही इवोल्यूशन में सेलेक्ट हो गया, क्योंकि स्पर्म will always be needed in a large quantities because they are motile, they have to swim and they have to reach egg, ठीक है। उसमें से कुछ सक्सेसफुल हो जाएंगे तभी जनरेशन आफ्टर जनरेशन लाइफ फॉर्म परपिचुएट करेगा, अदरवाइज नहीं तो वो लाइफ फॉर्म डिसअपियर हो जाएगा। तो पहला तो था एग का कंट्रीब्यूशन, तो एग जो है अब क्या होने लगा, टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म में इन्होंने बॉडी को अडेप्ट कर लिया। जब तक एग अडेप्ट नहीं होगा ये करेक्टर, तब तक जीवन जो है जमीन पर संभव नहीं था। इन्होंने 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डेवलप हुए, इसी क्रम में कोरियन, आपका एमनियन, योक सैक, ये सब। तो क्या बोल रहे थे? तो ये टेरेस्ट्रियल एग और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, क्योंकि अब बॉडी के अंदर मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट्स विल फ्यूज। तो बॉडी के अंदर लिक्विड मीडियम वो हो सकता है, तो चांस है बॉडी के अंदर। बॉडी के बाहर कैसे चांस होगा? लैंड है,
और फर्टिलाइज करने के बाद फिर वो कहाँ डेवलप होगा। तो इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है एडेप्ट हुआ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के लिए फिर एग को भी बदलाव को करना पड़ेगा, उसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बने, फिर अब एग बनेगा तो डेवलप, एग फ्यूज करेगा तो कुछ टाइम तक उसमें लाइफ फॉर्म चलेगा फॉर पर्टिकुलर पीरियड। फिर एग से एक एडल्ट लुकिंग लाइक मिनिएचर फॉर्म विल कम आउट। तो इसलिए टेरेस्ट्रियल लाइफ, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ डेवलप हो गए इस वजह से। और लिम्ब भी चाहिए, लिम्ब क्योंकि अब लोब्ड फिन हो था तो लोब्ड फिन से लिम्ब बनना, रेडियो अल्ना सब डेवलप हो गया, ह्यूमरस टीबी ये सब रेडियो अल्ना बोन्स जो है डेवलप हो गए। जब तक फिन रेट था, पॉइंटेड थे फिन्स, बोन्स नहीं बन सकते थे, लिम्ब फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। तो दो चेंजेज हुए मेजर, उससे बदल गया पूरा कहानी। अब जमीन पर भी रहने लायक एनिमल्स बन गए, नहीं तो पहले समुद्र में रहते थे। हाँ, हम बता क्या रहे थे, यहाँ भटक के आ गए, डायनासोर का बता रहे थे। डायनासोर, हाँ। तो अब क्या हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे वो अंडा दे रहे थे, उनके अंडों को डायनासोर खा जाते थे। उससे बचने के लिए इन्होंने सेकेंडरी एडेप्टेशन इनमें हुआ, प्लासेंटा का विकास हो गया और बच्चों को अपने अंदर में ही ये यूट्रस में डेवलप करने लगे ये एनिमल्स। तो इसका वजह कौन है, प्लासेंटा के विकास के पीछे कौन वजह है, डायनासोर। डायनासोर के डर के वजह से प्लासेंटा का विकास हुआ, अंडों को बचाने के लिए। गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। मैमल्स जो थे वो पहले तो एग लेइंग मैमल्स। आप पढ़े होंगे मैमल्स का क्लासिफिकेशन। तो मैमल्स को कैसे करते हैं, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया आर एग लेइंग मैमल्स लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस। थीरिया में फिर 3 डिवीजन है, एलोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। थीरिया में अब बॉडी के अंदर डेवलप होगा यंग वंस। मेटाथीरिया हो गया आपके मार्सुपियल्स, कंगारू वगैरह, ठीक है, पाउच में हो रहा है उसमें डेवलपमेंट। क्या होता है, छोटा सा बनता है, एकदम छोटा मिनिएचर फॉर्म निकल के आता है, फिर पाउच में घुस जाता है, फिर वहां बड़ा होता है, 2 स्टेज में होता है मार्सुपियल्स में। और फिर मेटाथीरिया और यूथीरिया। यूथीरिया हो गया प्लासेंटल, वी आर यूथीरियम्स, ठीक है। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ा थैंक्स टू डायनासोर की प्लासेंटा डेवलप हो गया एंड वी आर प्लासेंटल मैमल्स बिकॉज ऑफ डायनासोर। लेकिन आप सोचिए, प्लासेंटा एक एडवांस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ, मतलब ये स्ट्रेटजी है फॉर द perpetuation of the generation and young ones to develop them, but it is still not considered as a good plan. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं बॉडी को बिकॉज ऑफ दिस प्लासेंटा एंड दिस इंटरनल जेस्टेशन पीरियड जो है, एक मदर को, मतलब जो जन्म देगी उसको, डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग है टाइम, इतने टाइम तक उसको बॉडी में कैरी करना होगा यंग वन को। ओके, कितना अच्छा रहता, अंडा रहता, अंडा से अपने डेवलप हो जाता बच्चा। वो अच्छा प्लान था, अंडा वाला प्लान बहुत अच्छा प्लान है और वो सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसके जो अंडे देते हैं, लगभग सब के सब, मतलब सिर्फ ये छोटा ग्रुप है प्लासेंटल मैमल्स का। आप स्पीसीज काउंट करोगे तो यू विल फाइंड few thousand स्पीसीज इन इट। लेकिन अंडा देने वाला ग्रुप वो ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी है, उसमें फीमेल्स को कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, बॉडी में हार्म, अंडा दिया, काम खत्म। ओके, इसमें क्या है, प्लासेंटा डेवलप हुआ, फिर 9 महीना 10, जितना जो भी एनिमल डिपेंड करेगा उतना दिन कैरी करो, उसके बाद फिर उसको फीड करना पड़ता है, लैक्टेट बनना पड़ता है, तो ये ज्यादा टीडियस। लेकिन डायनासोर से बचने के लिए इस तरफ जाना पड़ा एनिमल्स को, ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी। आया समझ में, आगे चले। दूसरा फायदा ये भी हुआ,
ठीक है छोड़ो, वो अब डायनासोर का कहानी इसमें। तो यही हुआ कि कहने का मतलब हम जेली फिश से शुरू हुए थे, तो डायनासोर अब गए, तो उसके बाद साइनोप्सिड्स को मौका लग गया हमारे एंसेस्टर्स को, और उसके बाद ये लोग कीड़े मकोड़े खाने के लिए बाहर निकले अपने अपने बिलों से। फिर धीरे धीरे दांत बने इनमें, दांत बने तो फिर इन पेड़ों पर चढ़ने लगे। अब बिल से निकल के पेड़ों पर चढ़े, पेड़ों पर चढ़े, फिर इनका आर्बोरियल लाइफ हुआ। आर्बोरियल मतलब जीवन भर पेड़ पर रहे हैं, आर्बोरियल लाइफ। फिर आर्बोरियल लाइफ से फिर ये वन पेड़ से दूसरा पेड़ जंप करते करते सम ऑफ देम बिकम प्राइमेट्स, फिर प्राइमेट्स से हम लोग बने। तो कहने का मतलब हुआ कि ये मास एक्सटिंक्शन इवेंट की वजह से डायनासोर गया और साइनोप्सिड से हम लोग इवॉल्व हुए, ठीक। लेकिन फोर्थ मास एक्सटिंक्शन में क्या हुआ, उस समय कोई और विलेन था जो कि दूसरे विलेन नहीं कहना चाहिए, कोई और दूसरे मेजर प्रीडोमिनेंट फॉर्म्स थे जो कि अब इनको डेवलप होने नहीं दे रहे थे, जो डायनासोर के एंसेस्टर्स थे। तो उनका नाश हो गया फोर्थ मास एक्सटिंक्शन में, जिसकी वजह से डायनासोर बन गए। फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर प्रीडोमिनेंट हो गए, उनकी वजह से दूसरे लाइफ फॉर्म्स अपीयर नहीं हो रहे, तो डायनासोर गए, अब हम लोग आ गए। हो सकता है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन हो, हम लोग चले जाएं, फिर कोई दूसरा लाइफ फॉर्म आए। तो सबका अपना अपना टाइम आता है, सबका टाइम आता है, सब अपने अपने टाइम में राज करते हैं। हम लोग बहुत कम टाइम तक राज किए। डायनासोर 225 मिलियन साल में 65 घटा दो, इतना मिलियन साल तक राज किया वो। धरती के हर कोने पर, जमीन पर, आकाश में, पानी में, हर जगह डायनासोर जो थे प्रीडोमिनेंट थे। यानी आकाश में उसमें आकाश में उड़ने वाले सिर्फ डायनासोर ही होते थे। बर्ड्स जो है, पहले जो सबसे फर्स्ट जो फ्लाइंग एनिमल है वो डायनासोर है, बर्ड्स बाद में आया। पानी में रहने वाले डायनासोर उन्होंने ऑब्लिटरेट कर दिया पानी में अदर मेरीन स्पीसीज को, सबके ऊपर भारी पड़ गया वो। जमीन पर रहने वाले डायनासोर जमीन पर छा गए। इस तरह हर जगह पे डायनासोर छाए हुए थे ड्यूरिंग दिस देयर टाइम, जुरासिक पीरियड में। वो गए, अब आए हम लोग। तो हम लोग का कहाँ से 65 मिलियन ईयर से लेके अभी तक, तो कम टाइम है वो। उतना पहले डायनासोर के भी पहले कोई दूसरा लाइफ फॉर्म था, वो था राज कर रहा था। कौन थे उसके पहले? फिशेस थे, ठीक। ऐसे फिशेस थे, आपको हम पढ़ाए होंगे अगर क्लास। दो क्लास जो है एक्सटिंक्ट हो गया, एकैंथोडी किसका, वर्टिब्रेटा के दो क्लासेस, 8 क्लास है ना। एकैंथोडी, कॉन्ड्रिस्थिस, दो क्लास एक्सटिंक्ट जो हुआ वो एकैंथोडी और प्लाकोडर्मी है। और 6 क्लास बचे हुए हैं, जिसमें आपके कॉन्ड्रिस्थिस, ऑस्टिस्थिस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो वो सब थे उस समय। प्लाकोडर्मी और एकैंथोडी, इन लोग का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इनके बॉडी के ऊपर आर्मर थे, एक जो आर्मर था, कवच था। ये लोग बड़े बड़े एनिमल्स थे, बड़ी बड़ी फिशेस थी एकैंथोडी, प्लाकोडर्म, और बॉडी के ऊपर आर्मर्स था, बोनी स्पिक्यूल्स थे, ठीक है। तो इस वजह से और लाइफ पूरा मरीन है, अभी टेरेस्ट्रियल हुआ नहीं है। नहीं, उस समय टेरेस्ट्रियल आ गया था, साइलुरियन पीरियड में आपका रेप्टाइल, फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर हो गया था। बट वाटर में जो था, मरीन फॉर्म्स में ये सब थे। तो इनका नाश हुआ फोर्थ मास एक्सटिंक्शन में। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन कैसे हुआ था? महाप्रलय। रसिया जहां है अभी, साइबेरिया नाम सुने हो? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइबेरिया है, वहां पर आपका बहुत बड़ा एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से धरती का स्ट्रेटा ऊपर नीचे वर्टिकली मिक्स हो गए। अर्थ के प्लेट्स जो है टूट करके अंदर मेंटल में चले गए, जिसकी वजह से काफी बड़ा
डिवास्टेशन हुआ, धरती फट गई और आसमान में गैस के गुबार, बादलों के गुबार, गैसियस पूरा एकदम छाने लगा, लावा पिघल पिघल के पूरा धरती पर फैलने लगा दशकों तक। फिर इसमें तो सैकड़ों वर्ष, मतलब फॉर डिकेड्स तक था, तो 5 डिकेड्स तक आज सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं पहुंची, सारे प्लांट एनिमल सब। उस समय ये सबसे बड़ा डिवास्टेशन है, 4th कैटास्ट्रॉफी। उस समय लगभग 96% ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ ऑल वेयर वाइप्ड आउट। और उस फिर बचे हुए 4% से फिर इवोल्यूशन हुआ और कहां तक पहुंचा? 65 मिलियन ईयर्स तक। 65 मिलियन में फिर 5वां कैटास्ट्रॉफी हो गया। उसमें क्या हुआ था? एक 10 किलोमीटर व्यास का उल्का पिंड धरती पर गिरा। फिर वोल्केनिक इरप्शंस, और एक जगह अटलांटिक ओशियन में गिरा था, न्यू मैक्सिको की खाड़ी में, वहां गिरा। उसके बाद भले गिरा पानी में, समुद्र में, लेकिन उसके बाद भी वहां पर पानी के अंदर, समुद्र के सतह पर क्रेटर बना हुआ है। इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ, वहां भी फिर फट गए प्लेट्स। और चूंकि हुआ जाके अटलांटिक ओशियन में, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अर्थ मूव रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद कुछ ही घंटे में उस जगह पर आ जाएगा। बहुत ज्यादा बारिश हुई, रेन की, एसिड की, अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड निकला, वोल्केनिक इरप्शन, लावा, ये सब होते रहा। और धीरे धीरे करके, भले यहाँ हुआ, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इंडिया ये भी मरे। ओके, उस समय तो इंडिया नहीं था। इंडिया का भी कहानी बहुत अजीब है। आप इंडिया को कह सकते हो कि इंडिया की वजह से ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। और ये चीज मैं साबित करके बता सकता हूँ। मतलब ये टेक्स्ट में भी है और वी हैव इनफ एविडेंसेस कि इंडिया का रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इंडियन प्लेट का, क्योंकि इंडियन प्लेट नीचे से साउदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ बढ़ा। इंडियन प्लेट ही ऐसा प्लेट है जो पूरा इस 50 मिलियन, अभी से लेके 50 मिलियन, अभी के टाइम से लेके 50 मिलियन ईयर्स पहले तक, यानी 5वां कैटास्ट्रॉफी के बाद, 65 मिलियन ईयर्स में 5वां कैटास्ट्रॉफी हुआ। उस कैटास्ट्रॉफी के बाद प्लेट में हलचल हुई, इंडियन प्लेट जो है ब्रेक हुआ। उसके पहले अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जो एक कॉन्टिनेंट था, लातिमेरिया, वो सब ज्वाइंट थे। वो प्लेट ब्रेक हुआ और इंडिया जो है धीरे से उस वहां से छूटा, कट के अलग हुआ। सदर्न अंटार्कटिका के पास था, पूरा वहां से छूटा, टूट के अलग हुआ। तो उस समय इंडियन प्लेट्स अकेला नहीं था, उसमें अफ्रीका के भी कुछ पार्ट्स थे, मेडागास्कर प्लेट थे। तो मेडागास्कर भी साथ में चला। जब तक मेडागास्कर जो है आगे बढ़ रहा है नॉर्थवर्ड्स, और अफ्रीकन जो वो टिप है वहां तक पहुंचा, वहां मेडागास्कर छूट गया, वो टूट के अलग हो गया इंडिया से। और मेडागास्कर जैसे टूटा इंडिया से, और इंडिया अभी भी जा रहा है नॉर्थवर्ड्स, पूरा प्लेट घूम रहा है, जा रहा है अभी। पहले क्या था, साउथ पोल के एकदम नजदीक था, अंटार्कटिका के पास। वो अब नॉर्थवर्ड जाएगा तो इक्वेटर तक जाएगा, फिर इक्वेटर को क्रॉस कर लिया। अभी कहाँ पहुंचा हुआ है? इक्वेटर को क्रॉस करके 23 कर्क रेखा का क्या है, 23.5 डिग्री है ना,